16 मई 2008 की उस खामोश सुबह नोएडा के एक बंद कमरे में पड़ी एक मासूम लड़की की लाश ने ऐसा रहस्य छोड़ा जिसने पूरे देश को सालों तक सच्चाई की तलाश में भटका दिया। यह कहानी भारत के सबसे रहस्यमय और उलझे हुए हत्याकांडों में से एक आरुषि तलवार और हेमराज हत्याकांड की है। यह घटना 15-16 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 स्थित जलवायु अपार्टमेंट के L32 नंबर के घर में घटी। इस घर में रहते थे डॉक्टर राजेश तलवार, जो कि एक डेंटिस्ट थे, उनकी पत्नी नूपुर तलवार, उनकी 14 वर्षीय बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज, जो एक नेपाली नागरिक था। घटना से पहले का दिन 15 मई 2008 आरुषि सुबह जल्दी उठकर स्कूल गई, क्योंकि 16 मई के बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू होनी थीं। उसने अपना जन्मदिन, जो वास्तव में 24 मई को था, 16 मई को ही मनाने का निर्णय लिया था ताकि उसके दोस्त शामिल हो सकें। शाम को परिवार ने एक साथ खाना खाया। रात लगभग 10 बजे राजेश और नूपुर ने आरुषि को उसके जन्मदिन से पहले ही एक डिजिटल कैमरा तोहफे में दिया। आरुषि ने खुश होकर अपने और अपने माता पिता की कई तस्वीरें खींचीं। आखिरी तस्वीर रात 10:10 पर खींची गई। इसके बाद रात लगभग 11 बजे नूपुर ने आरुषि के कमरे में इंटरनेट राउटर चालू किया। तब आरुषि एक किताब पढ़ रही थी। राजेश ने रात 12:08 पर आखिरी बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया। इसके बाद सभी सो गए। सुबह लगभग 6 बजे घर की नई नौकरानी भारती मंडल काम पर आई। उसने घंटी बजाई, लेकिन हेमराज दरवाज़ा खोलने नहीं आया, जैसा कि हमेशा होता था। कई बार घंटी बजाने पर नूपुर तलवार ने अंदर का दरवाज़ा खोला और भारती से पूछा कि हेमराज कहाँ है। भारती के पता न होने की बात कहने पर नूपुर ने कहा कि शायद हेमराज दूध लेने गया होगा और उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया होगा। भारती ने जल्दी की और नूपुर से चाबी बालकनी से फेंकने को कहा। चाबी मिलने पर भारती ने देखा कि दरवाज़ा लॉक नहीं था, बल्कि केवल कुंडी लगी हुई थी। चाबी देने के बाद नूपुर ने हेमराज के मोबाइल पर फ़ोन किया, लेकिन कुछ हल्की सी आवाज़ के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और फिर कभी ऑन नहीं हुआ। इसी बीच राजेश तलवार उठकर बाहर आए तो उनकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखी एक खाली स्कॉच विस्की की बोतल पर पड़ी, जिस पर खून के निशान थे। यह देखकर वह चौंके और नूपुर से आरुषि के कमरे को चेक करने को कहा। आरुषि के कमरे का दरवाज़ा बाहर से चाबी से बंद होता था और अंदर से बिना चाबी के खुलता था। राजेश ने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा खुला है। अंदर जाकर उन्होंने आरुषि को खून में लथपथ, गले में गहरे जख्मों के साथ मृत पाया। वह चीखने लगे। नूपुर भी भाग कर आई और सदमे में आ गई। भारती जब अंदर आई तो नूपुर ने उससे कहा, ये देखो क्या हो गया, हेमराज ने यह क्या कर दिया, और आरुषि के पैरों पर पड़े कंबल को हटाकर उसका कटा हुआ गला दिखाया। राजेश और नूपुर ने भारती और बाद में आए पड़ोसियों से कहा कि हेमराज ने आरुषि की हत्या कर दी है और भाग गया है। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आने पर राजेश ने फिर से हेमराज पर आरोप लगाया। पुलिस ने प्राथमिक धारणा बनाई कि हेमराज ने शराब पीकर आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। हेमराज को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया और उसके नेपाल स्थित गांव में टीम भेजी गई। आरुषि का पोस्टमार्टम करवाया गया और दोपहर बाद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजेश के अनुसार बुजुर्गों की सलाह पर अंतिम संस्कार जल्दी किया गया। इस दौरान क्राइम सीन पर कई लोग आए गए, जिससे कई सबूत नष्ट हो गए। जांच के दौरान पुलिस ने सीढ़ियों और फर्श पर खून के धब्बे देखे जो छत की ओर जा रहे थे। छत के दरवाजे की चाबी मांगने पर राजेश नाराज हो गए और कहा कि पुलिस समय बर्बाद कर रही है। 17 मई को एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के गौतम की सलाह पर छत का ताला तोड़ा गया। वहाँ हेमराज का शव पड़ा था। उसके गले पर भी आरुषि की तरह गहरे कट के निशान थे। राजेश और नूपुर, जो हरिद्वार आरुषि की अस्थियां विसर्जित करने गए थे, वापस बुलाए गए, लेकिन उन्होंने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। हेमराज के दोस्तों ने शव की पहचान की। प्रारंभिक जांच यूपी पुलिस। पहले हेमराज के दोस्त विष्णु शर्मा पर शक किया गया, क्योंकि उसकी नौकरी हेमराज की वजह से चली गई थी, लेकिन पता चला कि हत्या वाली रात वह नेपाल में था। माता पिता पर शक, मीडिया कवरेज और जांच के दौरान 23 मई को यूपी पुलिस ने राजेश और नूपुर तलवार को हिरासत में लिया। पुलिस आईजी गुरुदर्शन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राजेश का अनीता दुर्रानी नामक महिला के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी जानकारी आरुषि को उसके दोस्त अनमोल ने दी थी। इससे आरुषि नाराज़ थी। पुलिस ने 2 अलग अलग थ्योरी दी। पहली, आरुषि हेमराज के साथ यौन संबंध में थी। राजेश ने उन्हें ऐसे देखा
गुस्से में हेमराज को मारकर छत पर फेंक दिया और फिर आरुषि की हत्या कर दी। दूसरी, आरुषि अपने पिता के अफेयर की वजह से उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। राजेश ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी और गवाह हेमराज को भी मार डाला। नूपुर ने उनकी मदद की। सीबीआई जांच पहली टीम 1 जून 2008 को केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने 3 नौकरों, कृष्ण जो राजेश की क्लिनिक का सहायक था, राजकुमार जो अनीता दुर्रानी का नौकर था और विजय मंडल उर्फ शंभू जो पड़ोसी का नौकर था को प्राइम संदिग्ध बनाया। ड्राइवर उमेश शर्मा की गवाही के आधार कि कृष्ण ने राजेश से बदला लेने की बात कही थी। कृष्ण के कमरे से खून के निशान वाला तकिया और ट्राउज़र बरामद हुआ। तीनों का पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट हुआ। नार्को टेस्ट में कृष्ण ने अलग अलग कहानियां सुनाई, जिसमें शराब पीने के बाद आरुषि के साथ दुर्व्यवहार और उसके बाद हेमराज की हत्या का जिक्र था। 11 जुलाई 2008 को सीबीआई प्रमुख अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजेश नूपुर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और तीनों नौकर प्राइम संदिग्ध हैं, जिनमें से 2 ने कबूलिया भी दिया है। इस आधार पर 12 जुलाई को राजेश नूपुर को जमानत मिल गई। बाद में पता चला कि तीनों नौकरों के मालिकों ने गवाही दी कि हत्या वाली रात वे अपने अपने घरों पर थे। अपार्टमेंट के गार्ड्स ने भी उन्हें अंदर आते नहीं देखा था। बरामद सामानों पर इनके डीएनए या फिंगरप्रिंट नहीं मिले। आरोप लगा कि सीबीआई ने उन्हें प्रताड़ित कर जबरदस्ती कबूल करवाया। सितंबर 2008 में सबूतों के अभाव में इन तीनों को रिहा कर दिया गया। सितंबर 2008 में नई टीम बनी जिसने नए सिरे से जांच शुरू की। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि आरुषि की हाइमन क्षतिग्रस्त थी और प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह साफ किया गया लग रहा था। हेमराज के प्राइवेट पार्ट्स से पता चला कि मौत के समय वह यौन संबंध में शामिल था। क्राइम सीन को दोबारा बनाया गया और अनुमान लगाया गया कि हत्या के बाद दृश्य को सजा संवारा गया था। पता चला कि आरुषि के पोस्टमार्टम के दौरान राजेश ने एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को फ़ोन किया था, जिसके बाद वह फ़ोन पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर के पास पहुंचा। संभावना जताई गई कि रिपोर्ट में यौन संबंध या सीमेन का जिक्र न करने के लिए दबाव डलवाया गया। आरुषि के सिर की चोट का विश्लेषण कर गोल्फ क्लब से वार होने का अनुमान लगाया गया। राजेश के घर से गोल्फ क्लब का सेट बरामद हुआ, लेकिन उस पर कोई खून या डीएनए नहीं मिला। एक क्लब को अच्छी तरह साफ किया हुआ पाया गया। लंबी जांच के बाद भी पुख्ता सबूत न मिलने पर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने कोर्ट में केस बंद करने की क्लोजर रिपोर्ट दायर की। हालांकि इस रिपोर्ट में राजेश और नूपुर पर ही संदेह जताया गया। कहा गया कि हेमराज का खून आरुषि के कमरे में नहीं मिला, हथियार नहीं मिला, मोटिव स्पष्ट नहीं था, लेकिन गले के कटाव प्रोफेशनल सर्जिकल ब्लेड लग रहे थे और राजेश नूपुर डॉक्टर थे। विस्की बोतल के फिंगरप्रिंट्स किसी से मेल नहीं खा रहे थे। राजेश नूपुर क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट गए। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए उसे चार्जशीट में बदल दिया और राजेश नूपुर के खिलाफ मामला दर्ज कर नई जांच का आदेश दिया। कोर्ट का मानना था कि उन पर केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई ने कोर्ट में एक नई थ्योरी पेश की। रात को राजेश ने कुछ आवाज़ सुना और उसने हेमराज के कमरे में देखा, वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ आरुषि के कमरे से आ रही थी। उन्होंने हेमराज के कमरे से एक गोल्फ स्टिक उठाई और आरुषि के कमरे में दाखिल हुए। वहाँ उन्होंने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। गुस्से में उन्होंने हेमराज के सिर पर गोल्फ स्टिक से वार किया। दूसरे वार के समय हेमराज नीचे गिर गया और वार आरुषि के सिर पर लगा, जिससे दोनों की मौत हो गई। इसके बाद नूपुर की मदद से हेमराज के शव को चादर में लपेटकर छत पर ले जाया गया, जहां दोनों के गले सर्जिकल ब्लेड से काटे गए। छत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। नीचे आकर नूपुर ने आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स साफ़ किए, कपड़े ठीक किए और राजेश ने उसका गला भी काट दिया। फिर दोनों ने खून के निशान साफ़ किए, हथियार छुपाए। राजेश ने बाहर का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया और हेमराज के कमरे से होकर अंदर आ गए, ताकि यह दिख सके कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। इसके बाद व्हिस्की पी और सुबह का इंतज़ार किया। इस थ्योरी और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को निचली अदालत ने राजेश और नूपुर तलवार को आरुषि और हेमराज की हत्या का दोषी ठहराया। 26 नवंबर 2013 को दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। राजेश नूपुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दोनों को बरी कर दिया और जेल से रिहा कर दिया। हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच को खामियों से भरा बताया और कहा कि सीबीआई सही जांच करने में विफल रही और केवल अपनी गढ़ी हुई थ्योरी के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया। 8 मार्च 2018 को सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुनने की मंजूरी दी। अतः यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
यह केस शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रहा है। कई एजेंसियों, यूपी पुलिस, सीबीआई की 2 टीमें, न्यायिक प्रक्रियाओं, निचली अदालत, हाई कोर्ट और वर्षों के बाद भी सच सामने नहीं आ पाया है। जांच में कई विसंगतियां रहीं। क्राइम सीन का संरक्षण न होना, परस्पर विरोधी थ्योरीज, संदिग्धों का बार बार बदलना, टेस्ट रिपोर्ट्स का विवादास्पद होना। आरुषि और हेमराज को न्याय दिलाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आगामी फैसला ही इस जटिल पहेली का अंतिम समाधान प्रस्तुत कर सकेगा।